Good evening, class. Now let's talk about ST number 332. डिस्कशन कर लेते हैं, आइए देख लेते हैं. बहुत अच्छी सी ST है, बहुत मजा आएगा आपको. द मैन इज अ सोशल एनिमल. पहला सवाल है, आपको एरर फाइंड करना है. 4 पार्ट हैं ABCD. आपको पता है कि नो एरर हो तो D लगाना है. अब आइए एक चीज देखते हैं. द मैन इज अ सोशल एनिमल. एक आपको मैं बात बताऊं, अगर मैंने आर्टिकल पढ़ाया हो तो आपको बताया होगा मैंने कि मैन, वुमेन, नेचर, अर्थ, है ना, डेथ, लाइफ, यदि इन सब का यूज साइंस, आर्ट एक्सेट्रा का यूज अगर ब्रॉड सेंस में हो तो इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है. आप समझिएगा, ब्रॉड सेंस में. लेकिन अगर इनका इस्तेमाल नैरो सेंस में हो, संकीर्ण अर्थों में हो, तो आर्टिकल का यूज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंस. वो डिपेंड करता है. आप समझिए, मैन इज अ सोशल एनिमल जब आप बोलते हैं तो एक्चुअली यू टॉक अबाउट मैन इन जनरल. आप बात नहीं करते किसी पर्टिकुलर आदमी की. आपको समझना है, मैन जैसे कहते हैं ना, ऐसे बोलते हैं मैन इज मोर्टल, तो ऑ मैन नहीं लगाते. मैन इज मोर्टल मतलब मनुष्य नाशवान है, मनुष्य की पूरी जाति की बात हो रही है. यानी किसकी बात हो रही है? ब्रॉड सेंस की बात हो रही है. और इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? द को हटाना पड़ेगा और एम को कैपिटल करना पड़ेगा. तो मैन इज अ सोशल एनिमल हो जाएगा. लेकिन अगर हम नैरो सेंस की बात करते तो क्या करते भाई? तो हम कहते कि आई सॉ अ मैन lying by the road and the man was very tired. अब जरा देखिए क्या कह रहा हूं. मैंने कोई आदमी देखा रोड के किनारे पड़े हुए और वो आदमी बहुत ही क्या था? बहुत ही टायर्ड था. अब समझिए बात, आपने जो आदमी देखा वो कोई आदमी, जब आप उसको नहीं जानते थे तो आपने पहली बार अ मैन लगाया. लेकिन जब आप उसको जान गए तो आपने कहा कि आई एंड द मैन वॉज वेरी टायर्ड. द मैन मतलब हु बहू वही आदमी. क्लियर है? तो ये किसी एक मैन की बात हो रही है और फिर उसी की बात हो रही है तो दो लगा ले रहे हैं. लेकिन यहां मैन किसकी बात हो रही है? ये पूरे प्रजाति की बात हो रही है ब्रॉड सेंस में. क्लियर है? अच्छा, तो आइए देख लेते हैं दूसरा सवाल. वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक. अब एक के हिसाब से सब काम होगा. तो आपको पता है ये पास्ट इंडेफिनिट है, फॉरगॉट, तो फॉरगॉट को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है. अब आपको पता करना है कि यहां पे क्या होगा. तो उनमें से एक, अब उनमें से एक लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है. तो क्या करेंगे भाई? व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द जेंडर यू गो विद मैस्कुलिन. तो क्या करना पड़ेगा? वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक हिज बैग फ्रॉम द स्कूल. याद रखेंगे, कई लोगों के मन में यह भी शंका होगी कि वन के साथ वंस लगा दे. माफ कीजिए, गलत तरीका होगा. वो वन क्या होता है? जैसे कहते हैं वन शुड डू वंस ड्यूटी. इस बात को ध्यान रखिएगा. ये वन एवरी वन का सेंस लेके आता है, याद रखिएगा. और ये वन क्या है? उनमें से एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी. अगर आप श्योर हैं कि देम में सारी लड़कियां हैं, अगर ये गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन बोल रही हैं तो आप जानते हैं ये गर्ल्स के लिए बात होगी. तो वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक हर बैग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. हर भी पॉसिबल है, बट एक्चुअली व्हेन यू डू नॉट नो अबाउट द जेंडर गो विद हिज. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे. एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन. एवरी के साथ जो आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा. सही है, एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन. अब जो है देखिए क्या हो गया? हैज, भाई वर्ब सिंगुलर रहेगी. हैज प्रूव्ड मच हार्मफुल. सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि वेरी का इस्तेमाल हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले, और मच का इस्तेमाल हम पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले करते हैं. जैसे द चैप्टर वॉज वेरी इजी या वेरी बोरिंग. मच बोरिंग नहीं बोल सकते. और आपने कहा आई वॉज मच सरप्राइज्ड. वेरी सरप्राइज नहीं बोल सकते. इस बात का ध्यान रखिएगा. तो अब ध्यान रखेंगे. तो मच हार्मफुल, तो चलो ठीक है. आगे जब पढ़ा हम देखते हैं टू सोसाइटी देन. अब जैसे आपको देन आता है आपको पता चल जाता है कि ये हार्मफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है और इसको अब आपको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है. तो क्या करना पड़ेगा आपने यहाँ पे? आप जानते हैं कि ब्यूटीफुल का
क्या हो जाता भाई, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। देन लगा है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए लिखा हो कि राम इज मच इंटेलिजेंट देन श्याम। आपको पता है कि कंपैरेटिव बनाना है तो इंटेलिजेंट से पहले क्या लगाना पड़ेगा, मोर लगाना पड़ेगा। कंपैरेटिव इंटेलिजेंट का ऐसे ही बनता है, तो इसलिए मोर लगा लेंगे, बाकी बात सही हो जाएगी। अगला सवाल देखेंगे, एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, एक्सेसिव। आप समझिएगा, एग्जॉर्बिटेंट होता है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, ज्यादा के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। आप कहते हैं कि जो है एक्सेसिव, सिनोनिम जब बात करते हैं आप कहते हैं एक्सेसिव, बहुत ज्यादा। मैंने कहा कि द प्राइस वी पेड फॉर द सर्विस वॉज एग्जॉर्बिटेंट। जो प्राइस हमने पे की सर्विस के लिए वो बहुत ही ज्यादा थी। अब सोचिए किसी इलाके में जाएं और आपको 150 रुपए की एक कप चाय मिले, अगर आप हिल स्टेशन पे हैं तो सोचिएगा वो एग्जॉर्बिटेंट सम आपसे ले लिया उसने, है ना। आप इसको क्या बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं इनॉर्मस, है ना, इनॉर्मस भी बोल सकते हैं। आप चाहे तो बोल सकते हैं एक्स्ट्रावैगेंट, बहुत ही ज्यादा, अत्यंत, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो आप समझिएगा क्या ऑप्शन है, एक्सेसिव। थ्रेटनिंग होता है डरावना, आप जानते हैं। रेडिकुलस होता है मजाकिया। ऑड मतलब होता है विषम, तो ये सब नहीं हो सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगला, कंडोन। कंडोन का मतलब क्या हो जाता है भाई, माफ करना। तो अगर आप माफ करना है तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, अब्सॉल्व हो सकता है, आप कह सकते हैं पार्डन हो सकता है ना, आप कह सकते हैं एक्सोनरेट हो सकता है, ये सब इसका सिनोनिम हो सकता है। आपको सिनोनिम ही तो चाहिए। अच्छा, अब इसमें देखिए, ग्रीव मतलब होता है पछतावा करना, दुख व्यक्त करना, तो ये तो हो नहीं सकता। ग्रीव मतलब शोक मनाना, तो शोक मनाना तो हो नहीं सकता, ये गया। एंड्योर मतलब होता है सहना, है ना। एंड्योर मतलब क्या करना, सहना भाई। एंड्योर मतलब बियर, गो थ्रू, तो ये भी नहीं हो सकता, गया। इग्नोर मतलब होता है कि किसी को इग्नोर कर देना, ऑब्वियसली इग्नोर मतलब आप जानते हैं, तो ये नहीं हो सकता। एक ही चीज़ है, फॉरगिव मतलब माफ करना, ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। पार्डन, फॉरगिव, इस सब के सिनोनिम हो जाएंगे। तो आपके पास कंडोन का मतलब होता है माफ करना, और ये होगा फॉरगिव का सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस बहुत बढ़िया चॉइस है। बहुत सारे बच्चों ने ए ऑप्शन भी लगा सकते हैं, लगाया होगा कई लोगों ने, और बाकी ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। एक बात समझिएगा, एक ही ऑप्शन होगा, बी। वजह क्या है, आइए देखते हैं। हॉब्सन्स चॉइस फ्रेज कहां से आया, आइए देख लेते हैं। एक बात समझिएगा, मैं एक फिगर बना लेता हूं, हालांकि मुझे बहुत अच्छा से आता नहीं है, तो आइए चलिए देख लेते हैं। ये आपके पास सेटिंग है ऐसे, ठीक है। अब आपके पास ये सेटिंग है, आपने ध्यान रखना है कि ये ऐसे ऐसे यहां पे घोड़े हैं, मान लीजिए। आपने देखा होगा कि जो घोड़ों का कोट रहने की जगह होती है ना, स्टेबल, स्टेबल जो होता है, जो अस्तबल होता है, वो ऐसे होती है कि घोड़े के एक एक पर्टिकुलर खाने बने होते हैं, और इसमें घोड़े अपना मुंह निकाल के और यहाँ जो है चना वना खा रहे होते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे घोड़े लगे रहते हैं। और देखिए ये है अस्तबल का गेट, ठीक है, ये गेट है, यहाँ से आप एंटर करते हैं। यहाँ पे ऑफिस ऑफिस बना है, ठीक है। अब एक घोड़ों का व्यापारी था थॉमस हॉब्सन, उसका नाम था थॉमस हॉब्सन, ये उसका नाम था, ठीक है। थॉमस हॉब्सन बहुत बड़ा घोड़ों का व्यापारी था, और घोड़े बहुत अच्छी नस्ल के रखता था। लेकिन उसकी समस्या ये थी कि जब आप उसके स्तबल में जाते थे तो कहते थे कि भाई साहब मुझे ये वाला घोड़ा बहुत पसंद आ रहा है, तो वो कहता था नहीं साहब आप ये वाला घोड़ा नहीं खरीद सकते। उन्होंने क्यों भाई, तो मैंने कहा सर हमारी पॉलिसी ये है कि जो घोड़ा गेट के सबसे नजदीक रहेगा, सबसे यहाँ रहेगा, वही सबसे पहले बिकेगा, फिर ये वाला घोड़ा यहाँ आएगा, फिर ये वाला घोड़ा यहाँ आएगा, फिर ये वाला घोड़ा, जैसे जैसे बिकते जाएंगे एक एक घोड़े सरकते जाएंगे, ये उसका कॉन्सेप्ट था। तो आपने कहा नहीं भाई मुझे यही वाला घोड़ा पसंद है, मुझे यही चाहिए। उन्होंने कहा सर तो जब ये दोनों बिक जाएंगे तो ये तीसरा बिकेगा तो ले लीजिएगा। मैंने कहा पागल हो क्या, मुझे अभी चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई तो अभी तो नहीं मिल पाएगा। मैंने कहा तो तेरे यहाँ से मुझे लेना ही नहीं है। मैंने कहा जाइए सर, नहीं लेना है कोई बात नहीं। अब आप जानते हैं कि 40 मील 50 मील की पूरे रेंज में कोई भी और स्टेबल नहीं है, कोई भी और घोड़ा बेचने का शॉप नहीं है। अब आपको हॉब्सन्स चॉइस यानी थॉमस हॉब्सन के चॉइस के हिसाब से जाना पड़ेगा। यानी थॉमस हॉब्सन आपको कोई चॉइस देता ही नहीं था, एक ही चॉइस थी, लेना हो तो लो, और वो भी आपकी चॉइस नहीं थी, वो उसकी चॉइस थी। नो चॉइस एट ऑल बिकॉज देयर इज ओनली
थिंग टू टेक और डू, तो या तो ले लो या तो चले जाओ। तो इसलिए ये ऑप्शन यहां से थॉमस ऑप्शन से ये फ्रेज बन के आया कि टू नो चॉइस एट ऑल बिकॉज देयर इज ओनली थिंग टू टेक और डू। क्लियर है? चलिए अगला देखेंगे, टू हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। ठीक है, देख लेते हैं टू हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर का मतलब क्या है। एक बात समझिएगा, टू हैव चिप ऑन वन शोल्डर का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है टू ब्लेम अदर पीपल, कहते हैं ऐसे, देखिएगा, टू ब्लेम अदर पीपल, है ना, फॉर समथिंग बैड विच हैज हैपेंड टू यू, हैपेंड टू यू। तो कहते हैं कि और आप इस बारे में कॉन्टिन्यूसली एंग्री रहते हैं और इसीलिए आपके बिहेवियर को चेंज कर देता है। इस बात को समझिएगा कि क्या है। हम कहते हैं कि इवन दो ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ही ऑलवेज हैड अ चिप ऑन हिज शोल्डर अबाउट हिज पुअर अपब्रिंगिंग। हालांकि वो यूनिवर्सिटी गया लेकिन वो हमेशा से अपने पुअर अपब्रिंगिंग को कोसता रहा कि अरे मेरे बचपन में मुझे ये मिला होता तो मैं ये बन जाता, मुझे ये सुविधाएं मिली होती तो मैं ये हो जाता। तो आप समझिएगा कि जब आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो आप कैसा व्यवहार करें, टू हैव अ डिफिएंट एयर। यहाँ एयर का मतलब हवा नहीं है, एयर का मतलब प्राउड बिहेवियर से है। तो आप समझिएगा आपका जो व्यवहार है वो डिफिएंट, विद्रोही हो जाता है। डिफिएंट मतलब विद्रोही। तो आप विद्रोही तो करते हैं एक तरह से। आप समझिएगा कि व्हेन यू हैव अ चिप ऑन योर शोल्डर इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और ऐसे बात कर रहे हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं कि अरे नहीं मेरे साथ अच्छा हो सकता था, मैं और बढ़िया कर सकता था। तो आप समझिएगा एक तो आप विद्रोह कर रहे हैं उनसे जिन्होंने आपको पाला पोषा है, अपने अपब्रिंगिंग के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि आपका व्यवहार विद्रोही है और इसलिए आपका व्यवहार जो है, आपका बिहेवियर भी जो है चेंज हो गया है इस वजह से। तो अवज्ञाकारी जिसको बोलते हैं ना, विद्रोही या अवज्ञाकारी, जो आज्ञा नहीं माने वो अवज्ञाकारी। तो आप समझिएगा ये हो जाएगा जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, टू हैव अ डिफिएंट एयर, 82 का। अगला देख लेंगे, हेयर फॉल इज वन ऑफ द वर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ डैमेज। एक बात समझिएगा, पहले तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा शर्तिया प्लूरल होगा, मैनिफेस्टेशन भी प्लूरल है, फाउंडेशंस भी प्लूरल है, इंडिकेशन, साइंस सब प्लूरल है। अब मजा यह है कि ज्यादातर बच्चों ने इंडिकेशंस लगा दिया है, कुछ बच्चों ने साइंस लगा दिया। फाउंडेशंस का तो कोई मतलब नहीं है, ये नहीं हो सकता। एक बात समझिएगा, मैनिफेस्टेशन का पहले मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टेशन का मतलब हिंदी में हम कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। मैंने कहा एजुकेशन इज ऑल अबाउट द मैनिफेस्टेशन ऑफ वन सेल्फ। अपने आप का प्रत्यक्षीकरण है, अपने आप को उभारना है। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन का तो यही है, स्वामी विवेकानंद ने जो मतलब बताया है। लेकिन मैनिफेस्टेशन का एक्चुअली एक मतलब होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, याद रखिएगा, मैनिफेस्टेशन का अपना मतलब है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कि एक किसी रोग का सिम्टम बोलते हैं ना, जैसे कहते हैं कि मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड दे देता हूं। मैनिफेस्टेशन का जो बेसिकली मैनिफेस्ट करने के, अपने आप को प्रत्यक्ष करने की जो है घटना, जैसे कहते हैं ना कि द लास्ट नोन मैनिफेस्टेशन ऑफ द घोस्ट वॉज ओवर 10 ईयर्स अगो। 10 साल पहले लगभग भूत के प्रकट होने की, प्रकटीकरण की या प्रत्यक्षीकरण की घटना सामने आई थी। लेकिन मेडिकल लाइन में इसका एक मतलब है, मेडिकल लाइन में इसका मतलब जानते हैं क्या है? द सिम्टम or symptoms that are seen as a result of some disease, as a result of some disease। किसी डिजीज के होने से जो सिम्टम दिखाई देते हैं उनको भी हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो देखेंगे हेयर फॉल क्या है, सबसे ज्यादा वर्स्ट मैनिफेस्टेशंस हैं ऑफ डैमेज के। तो डैमेज का सबसे ज्यादा जो है कि हेयर फॉल होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे न्यूट्रिशंस आपको नहीं मिल पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको दिखाता है। तो इसलिए मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और चूंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी है इसलिए इंडिकेशन साइंस वगैरह लगाना सही नहीं होगा। वैसे भी इंडिकेशन का मतलब होता है संकेत, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। साइन हो सकता था बट मैनिफेस्टेशन सबसे बढ़िया वर्ड है, मेडिकल का वर्ड है, और यहाँ पे डिजीज या डैमेज की बात कर रहे हैं इसलिए मैनिफेस्टेशन सही है। आर बिग आयरन गेट जिंगल्स, जिंगल्स मतलब तो गाना होता है,
आपको लगाना पड़ेगा ग्रेट्स। याद करिएगा, ग्रेट का मतलब होता है चरचराना। हिंदी बड़ी अच्छी है इसकी, चरचराना। आप देखिएगा पुराने टाइम में जो हॉरर मूवीज हैं जो दिखाते हैं, तो जब वो गेट हीरोइन खोलती है तो वो चरचर चरचर की आवाज आती है और उससे डर पैदा होता है जो व्यूअर हैं, जो देखने वाले हैं उनमें। क्लैंग्स का मतलब होता है कि जो है खनखनाना, जिसको बोलते हैं झंझनाहा। क्लैंग मतलब झंझनाना, झंझनाने की जो साउंड होगी वो होगा झंझनाना। बैंग मतलब होता है जैसे ना बैंग बैंग, बैंग बैंग मतलब एकदम ज्यादा जोर से टकराना। अगर कोई चीज बैंग से जाके टकराती है तो जोर से टकराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप आयरन गेट की बात करें, गेट हमेशा ग्रेट करता है, गेट हमेशा ग्रेट करता है, तो इस बात का ध्यान। जिंगल मतलब तो छोटे गाने होते हैं। अगला, यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर। भाई जो चीज नहीं क्योर कर सकते उसको सहो, और क्या कर सकते हो। और कोई ये सीधे सीधे एक इडियम है, जैसे कहते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। बोलते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर वो चीज जो चमकती है सोना नहीं है, तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करते। ऑल विच ग्लिटर्स नहीं बोल सकते भाई यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगला, कैपेशियस। कैपेशियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही विशाल, है ना। कैपेशियस मीन्स बहुत ही विशाल, एम्पल बोल सकते हैं, है ना। एक्सेसिव, एग्जॉर्बिटेंट, है ना, एक्सेसिव। अब आपको पता है कि फुलिश हो नहीं सकता, केयरिंग हो नहीं सकता, चेंजेबल हो नहीं सकता, तो जो विशाल हो और जो लिमिटेड हो। लिमिटेड मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो है कैद हो, तो इसलिए लिमिटेड हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। अच्छा, डोर। डोर का मतलब होता है ग्लूमी। डोर मतलब ग्लूमी, बहुत ही उदास, कहते हैं ना, बहुत ही ग्लम, कहते हैं बहुत ही ग्रिम। तो भाई अगर आप बहुत ही ग्लूमी हैं, उदास हैं, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? ऑब्वियसली 87 का हो जाएगा चीयरफुल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला देख लेंगे। लेट मी गिव यू, एक बात तो बताइए, एन एडवाइज, ये एडवाइज वर्ब है इसलिए हो नहीं सकता। अच्छा, लेट मी गिव यू एनी एडवाइस हो सकता है, लेकिन एनी का इस्तेमाल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। आई डोंट हैव एनी फूड, आई डोंट हैव, आई हैव एनी फूड नहीं, आई हैव सम फूड। आपको लेट मी गिव यू सम एडवाइस। आपको याद दिला दूं, एडवाइस एक ऐसा नाउन है जिसके पहले एन नहीं लगाते, ना ही इसमें एस लगाते हैं। तो आप समझिएगा, ऐसे बहुत से नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर लिखे जाते हैं। एडवाइस, कहते हैं ना फर्नीचर, स्टेशनरी बोलते हैं। आपने कहा फ्यूल, आपने कहा हेयर, आपने कहा ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग होता है जानवर या इंसान के बच्चे। आपने कहा मशीनरी, है ना। आपने कहा पोएट्री, आपने कहा जो है सीनरी, है ना। ये सारी चीजें, ब्रेड, म्यूजिक, इन सबको कभी भी प्लूरल नहीं बनाते। इंफॉर्मेशन, है ना, इन सबको कभी भी प्लूरल नहीं बनाते। याद रखिए, प्लूरल बनाने का मतलब ये है कि ना ही इनके पहले ए एन लगाते हैं डायरेक्टली और ना ही एस सी एस लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो इसलिए हो जाएगा सम एडवाइस। अब देखिए, हो ये भी सकता था, लेट मी गिव यू सम एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, पीसेज ऑफ एडवाइस, अ लॉट ऑफ एडवाइस, लॉट्स ऑफ एडवाइस, इनफ ऑफ एडवाइस, प्लेंटी ऑफ एडवाइस, कुछ भी बोलिए, सब चलेगा। बस ये मत कहिएगा कि लेट मी गिव यू मेनी एडवाइसेस, एडवाइसेस नहीं हो सकता। अगला, द बोर्ड मेंबर कुड नॉट अराइव एट अ कंक्लूजन, यानी कंसेंसस। कंसेंसस मतलब होता है जनरल अग्रीमेंट। आम सहमति पर नहीं आ पा रहे थे रिगार्डिंग द एम्प्लॉय। कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, उसके बारे में किसी आम सहमति पर नहीं आ पा रहे थे। यानी बोर्ड मेंबर्स में कुछ मेंबर्स कह रहे थे कि नहीं भाई इन्हें नहीं लेना है, कुछ कह रहे थे लेना है। द स्टेनोग्राफर इज वेरी इफिशियंट। याद रखेंगे, स्टेनोग्राफी क्या होती है? जो शॉर्ट हैंड की कला होती है। शॉर्ट हैंड की एक जबरदस्त कला है। आपको पता है कि ग्रेड सी और डी की नौकरी निकलती है, जिसमें 4200 पे ग्रेड भी होता है सी का। और अगर आप साल डेढ़ साल में सीख जाएं, तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैथ्स में थोड़ा बहुत आप ज़्यादा कमज़ोर हैं, आपने मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ी है और नहीं आ सकता है, तो दीवार से सिर टकरा के फोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुरंत आपके पास उम्र है, अभी 20-21 साल के हैं, तुरंत जाके स्टेनो सीखिए और स्टेनो सीख के इंग्लिश पे काम करिए। ये तब की बात कर रहा हूँ जब आप क्या कहते हैं वो हो जाए, मतलब सोच लें कि नहीं भाई मैथ्स मुझे नहीं आ सकती। थोड़ा प्रयास कर लीजिए पहले। देखेंगे, द स्टेनोग्राफर इज वेरी इफिशिएंट, ही इज व्हाट, एन एसेट टू हिज फर्म। अपने फर्म के लिए क्या है? एक एसेट है। एसेट का मतलब क्या होता है भाई? अगर आप किसी के लिए एसेट हैं तो वो, जैसे हम लोग कहते हैं कि टीचर्स आर क्रिटिकल एसेट्स हैंडल विथ केयर।
बहुत ही डेलिकेट एसेट्स हैं, टीचर्स को आप नाराज कर देंगे तो इंस्टीट्यूट कैसे चलेगा भाई, क्लियर है, टीचर्स को आप नाराज नहीं करते। अब देखेंगे 90 का हो जाएगा एन एसेट। अगला, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ द टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेटिव। बात समझिएगा, अमॉर्फस होता है शेपलेस, जिसका कोई शेप ना हो, तो ये तो हो नहीं सकता। कंफ्यूजिंग, एम्फीबियस होता है जो पानी, वन हु कैन लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड, जो पानी जल स्थल दोनों में रह सके, वही एम्फीबियस होगा। एम्फीबियस एनिमल्स होते हैं, कहते हैं ना, इनको बोलते क्या है, ऐसा बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं इनको, एम्फीबियंस हैं, लेकिन अब इसी से एडजेक्टिव बना लेंगे, एम्फीबियस एनिमल्स, जो पानी और थल दोनों पर रह सके। तो अब देखिएगा एक ही वर्ड बना एम्बिगियस, एम्बिगियस का सिनोनिम वैसे क्या हो जाता है, ऑब्सक्योर हो जाता है। आप क्या कहते हैं, आप चाहें तो इसका लगा सकते हैं, ऑब्सक्योर हो सकता है, आप चाहें तो लगा सकते हैं नेब्यूलस, लगा सकते हैं ना, नेब्यूलस, ठीक है, आप लगा सकते हैं अनक्लियर, है ना, कंफ्यूजिंग भी बोल सकते हैं कुछ हद तक इसको, है ना, ये सारे वर्ड्स आप बोल सकते हैं। तो आप समझिएगा एम्बिगियस का मतलब होता है कि कोई चीज़ के, जैसे मान लीजिए कि आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और बहुत तेजी से जा रहे हैं और फिर वो रास्ता 3 रास्तों में बदल गया है, आपके पास वहाँ कोई पूछने के लिए नहीं है और टाइम से आपको उस पर्टिकुलर स्थान पर पहुँचना है, तो अब वो रास्ते क्या हो गए, एम्बिगियस हो गए, यानी ऐसा कंक्लूजन जो आ रहा है वो 3 है जो एम्बिगियस है, अस्पष्ट है, अब आप कंफ्यूज हैं कि किया क्या जाए। तो आप समझिएगा कि जिसको 2 या 3 वे में जो है चीज़ों को सेट किया जा सके, आप उसको बोलते हैं एम्बिगियस, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा एम्बिगियस। याद रखेंगे इसी का एक सिनोनिम ये भी होता है, ऐसा बोलते हैं इक्विवोकल, इक्विवोकल भी होता था, इंटेंशनली एम्बिगियस अगर कर दे तो। अगला देखेंगे, A low area storm with high winds rotating about a center of low atmospheric pressure, सीधे सीधे साइक्लोन बोलते हैं। याद रखिएगा साइक्लोन और टॉर्नेडो में क्या फर्क है। टॉर्नेडो जो है देखिएगा, बवंडर जो होता है ना, चक्रवात या बवंडर, वो कहाँ से उठता है, स्थल से उठता है। अब तो कहीं हम लोग को नहीं दिखता, पहले छोटे थे तो जो है हवा जो है गोल गोल घूमती थी और फिर उसमें पॉलीथीन और तमाम तरह की चीज़ें जो है उसमें घूमते घूमते बहुत बहुत मज़ा आता देखने में। अब तो वैसा हो नहीं पाता, तो टॉर्नेडो थल से उठता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब जरा देखिए साइक्लोन का मतलब क्या है, कि जो इसमें इन्होंने लिखा है साइक्लोन का मतलब होता है तूफान, और साइक्लोन देखिए हरिकेन भी वही है, टाइफून भी वही है, आप समझिएगा। साइक्लोन कहाँ उठता है, इंडिया में, समझ रहे हैं। अच्छा अब देखिए ये जो टाइफून है ये पैसिफिक ओशियन में उठता है। पैसिफिक ओशियन के टाइफून को है सब एक ही चीजें, साइक्लोन, टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो स्थल से उठता है बस, वरना है सब एक ही चीज है। साइक्लोन में भी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है और इस तरीके से हवाएं तेजी से नाचती हैं। तो आप देखिएगा, और इसीलिए समुद्री तूफान आता है। तो साइक्लोन आता है एक्चुअली इंडिया में, है ना। अच्छा, ये जो टाइफून है ये आता है फिलीपींस में, जो फिलीपींस में ये आता है। अच्छा, जो हरिकेन है वो आता है एटलांटिक ओशियन में, और ये ज़्यादातर जो है आता है किन देशों में भाई, फ्लोरिडा में। जो हरिकेन है वो फ्लोरिडा में आता है, याद रखिएगा। और साइक्लोन कहाँ आता है, इंडिया में आता है। तो इस तरीके से ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। तीनों में ही लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अच्छा, टॉर्नेडो एक बहुत छोटा सा बवंडर है, लैंड से उठता है और तुरंत ही खत्म भी हो जाता है। यहाँ पे ये बहुत ही तेज हाई विंड्स है ना, ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती लेकिन विंड्स हाई होती है और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये बन जाते हैं। अगला देखिए, द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट ऑफ अदर, दूसरों के थॉट को समझ लेना। क्या हो जाएगा भाई, टेलीपैथी। क्या होगा, टेलीपैथी हो जाएगा। एक बात समझिएगा, टेलीपैथी का मतलब क्या है भाई, टेलीपैथी का मतलब है कि आप दूसरों से बात करें बिना किसी मीडियम के, यही तो होता है। एक बात समझिए, टेलीपैथी का ऑप्शन अगर आप देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। टेलीपैथी इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड। टेलीपैथी जैसे शक्तिमान से गीता विश्वास से शक्तिमान टेलीपैथी से बात करता था। तो कोई बिना चैनल और मीडियम के होने के अगर आप किसी के विचारों में जा सक रहे हैं और जो है उसको
उससे बात कर सक रहे हैं तो वो टेलीपैथी है। लेकिन बात समझिए साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एक बात समझिएगा, साइकोलॉजिस्ट ये जान जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इवन ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके दिमाग के भीतर घुस सकते हैं, मतलब वो साइकोलॉजिस्ट है। आप देखिए जितने भी क्या कहते हैं वो हो रहे हैं आजकल, जितने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं उसमें एक साइकोलॉजिस्ट जरूर बैठता है। आईएएस के इंटरव्यू में, सीपीएफ के इंटरव्यू में, आप बात करें एसएसबी के इंटरव्यू में, एनडीए सीडीएस में, हर जगह पे एक साइकोलॉजिस्ट बैठता है। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, आपके मन में उठ रहे भावों को पढ़ लेता है। तो पावर ऑफ रीडिंग ये आपको कौन देता है, साइकोलॉजी देता है। और इसको हम कह सकते हैं पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स ऑफ अदर। टेलीपैथी तो कम्युनिकेशन का मीडियम। अच्छा ये है, देखिए ये है साइकोपैथी। साइकोपैथी एक तरह की मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर है। इसमें लोग बहुत ही अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, मेंटल इलनेस है एक तरह का, बहुत ही ज़्यादा जो है ऑब्सेसिव हो जाते हैं। और टेली कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन का मीडियम। आइए देख लेते हैं। इसमें आपको रॉन्गली स्पेल वर्ड चूज करना है। आपको पता है अब्जॉर्बेंट में BENT होता है, इसलिए यही ऑप्शन होगा। इसका मतलब होता है अवशोषक, जो अवशोषण कर ले, याद रखिए अवशोषक हो जाएगा। अच्छा अब देखिए इक्वेनिमस होता है ना, काम एंड कंपोज्ड, बहुत ही शांत, काम एंड कंपोज्ड बोलते हैं, काम एंड कंपोज्ड। अच्छा सोलेमनिटी का मतलब होता है गंभीरता, आपके विचारों में गंभीरता है ना। कहते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग सीरियस, सीरियस होने का जो स्टेट है उसका। और हीनियस मतलब होता है हिंदी में जघन्य, हीनियस क्राइम होता है ना। अभी देखिए अभी 15 जनवरी 2016 को एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जितने भी एडोलेसेंट पाए जाएंगे हीनियस क्राइम के दोषी, 13 से 19 के बच्चे भी अगर हीनियस क्राइम के आरोपी पाए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं अडल्ट के हिसाब से ही जो है पनिशमेंट दी जाएगी। क्लियर है? तो ये नहीं होगा। आपके पास ऑप्शन कौन सा है, सबकी स्पेलिंग सही है, ये सब सही है। ऑप्शन कौन सा होगा, बी, क्योंकि उसमें ई। अच्छा देखिए इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट में क्या हो जाएगा भाई, TENT होता है, TANT नहीं होता है। इनकंसिस्टेंट मतलब भिन्न, इनकंसिडरेट मतलब विचार शून्य, डिसऑर्डरली जो ऑर्डर में ना हो, इरेशनल मतलब जो रेशनल ना हो, अतार्किक। सबकी स्पेलिंग सही है, बस एक ही है जिसकी स्पेलिंग गलत है, इसलिए ये ऑप्शन आपका ऑप्शन है। अगला देखेंगे। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैजिक हिप्नोसिस इज मूविंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन। हिप्नोसिस क्या होता है भाई, किसी को काबू में, किसी के विचारों को किसी को काबू में करने की जो प्रक्रिया होती है, किसी को सम्मोहित करने की जो प्रक्रिया होती है, हिप्नोसिस होती है। फ्रॉम होकस पोकस परफॉर्म्ड बाय मेन, होकस पोकस क्या है, जादू टोना टाइप की चीजें हैं जो लोग परफॉर्म करते थे ब्लैक केप्स में, टू हिप्नोथेरेपी से लेकर हिप्नोथेरेपी तक प्रैक्टिस बाय डॉक्टर्स इन व्हाइट कोट्स। व्हाइट कोट्स में डॉक्टर भी परफॉर्म करते हैं। द पर्पज इज टू हेल्प पीपल स्टॉप स्मोकिंग, लूज वेट, ओवरकम फोबियाज एंड कंट्रोल पेन इन अ वेराइटी ऑफ मेडिकल सिचुएशन। अलग अलग वेराइटी ऑफ मेडिकल सिचुएशन में लोगों को स्मोकिंग से बचाने के लिए, लूज वेट लॉस करने के लिए, ओवरकम फोबियाज करने के लिए और पेन को कंट्रोल करने के लिए। फ्रॉम चाइल्ड बर्थ टू कैंसर, मतलब सब जगह हो सकता है। रिसर्च लेबोरेटरीज आर करेंटली चेकिंग आउट द सक्सेस रेट ऑफ थेरेपी अंडर हिप्नोसिस। हिप्नोसिस के अंडर में, यानी किसी को काबू करके, किसी के दिमाग को काबू करके आप जो है हर जगह रिसर्च इस मामले में चल रहा है। विच वाइल मेडिकल जर्नल्स स्टैंड बाय टू पब्लिश द रिजल्ट्स, जबकि मेडिकल जर्नल्स इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाले हैं। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज नोबडी इज लाफिंग, और कोई भी हंस नहीं रहा है। अच्छा, in the 1840 a British doctor in Calcutta created a controversy by performing over 1000 operations with hypnosis। उसने क्या किया, सम्मोहन के द्वारा लगभग 1000 ऑपरेशन कर डाले और कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया, यही हिप्नोसिस ही एनेस्थीसिया था। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर जर्मन एंड ब्रिटिश डॉक्टर्स यूज्ड हिप्नोसिस टू ट्रीट वॉर न्यूरोसिस। वॉर की जो मेंटल डिस्टर्बेंस हुई थी उनको भी ठीक करने के लिए इन्होंने, जर्मन और ब्रिटिश डॉक्टर ने इसको यूज किया। अब आइए देखते हैं, हिप्नोसिस मीन्स व्हाट, सजेशन मेड इन ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या होता है, समाधि। आपको क्या करते हैं, गहरी नींद में ले जाते हैं और आपको सजेशन करते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, है ना, होकस पोकस नहीं। अगला, नोबडी इज लाफिंग एट हिप्नोथेरेपी नाउ बिकॉज दे आर टेकिंग इट, क्या कर रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं ना। अब तो लोग सोच रहे हैं कि हाँ यार काम की चीज है। 1000 ऑपरेशन कर दिए डॉक्टर ने, है ना। अगला, द पर्पज ऑफ हिप्नोथेरेपी इज टू
मेक लाइफ इजियर। क्योर पेशेंट की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें कही गई है। देखिए जरा, स्टॉप स्मोकिंग, लूज वेट, ओवरकम फोबियाज, ये कोई पेशेंट मतलब कोई बीमारी थोड़े है। कंट्रोल पेन इन अ वैरायटी ऑफ मेडिकल। तो जिंदगी को और इजियर बनाने के लिए हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए इससे लोगों को दर्द नहीं होगा, कोई एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ेगा, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएंगे, है कि नहीं। अगला देखिए, जर्मन एंड ब्रिटिश डॉक्टर्स यूज्ड हिप्नोसिस एज व्हाट, क्या करना पड़ेगा, इट वॉज अ सब्सटीट्यूट फॉर एनेस्थीसिया। यही तो होगा, एनेस्थीसिया के लिए उनके पास क्या था, सब्स्टिट्यूट नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको यूज किया। अगला देखिए, ट्रीटिंग वॉर न्यूरोसिस मींस क्योरिंग वॉर एंड एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मतलब जो ना बेचैनी हो गई, जो दिक्कत हो गई, जो असंतुलन हो गया। जैसे मान लीजिए तमाम लोगों को मरते हुए देखा आपने, गोलियां चलती हुए देखी, अपने भाइयों को दोस्तों को मरते हुए देखा, तो आपने क्या किया, अब आपको एक गहरी तंद्रा में ले जाकर, आपको एक बहुत ही जबरदस्त नींद में ले जाकर आपसे कहा जा रहा है कि अब आप रिलैक्स्ड हो जाइए, अब सोचिए कि आप रिलैक्स्ड है, और सब कुछ दिमाग ही तो करता है। तो वॉर की एंग्जाइटी को जो है क्या कहते हैं, अब वॉर प्रॉब्लम से ये डील नहीं कर सकता कि कैसे हथियार चलाना है। ब्रेन फीवर कहीं बात नहीं है, और मैडनेस कोई थोड़े मैड थोड़े हो गए, बस एंग्जाइटी हो गए, उसी को दूर करने के लिए ये यूज करते थे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।